आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से आ जाओ सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। श्रेयस, नमस्ते सर, नमस्ते भाई। चलिए सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि आपका भी मटेरियल साइंस चल रहा है टॉपिक, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। और कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है, ताकि आप जब प्रोडक्शन पढ़ो तो उसे समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। चलिए तो आज पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन एक बार देखिएगा। आज पहले 2-3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं कि आपको पुरानी चीज़ें कितना याद रहती है, पुरानी चीज़ें आप कितना याद रखते हो, कितना समझते हो। पहले 2-3 क्वेश्चन करके वो चेक कर लेते हैं और फिर आज स्टार्ट करेंगे हम बाकी की शेप पे जो आपकी बची थी। क्रिस्टल सिस्टम शेप की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो आपकी इसमें अभी हेक्सागोनल शेप बची हुई है, आपकी इसमें मोनोक्लिनिक बची हुई है और आपकी इसमें ट्राई क्लिनिक बची हुई है। सिर्फ देखिए नोट्स जो होंगे, ठीक है, क्लास में जो चल रहा है ये एज ए नोट्स ही मैं आपको देने वाला हूँ और ये मैं सारे एक साथ ही मर्ज करके दूंगा, ठीक है। डेली डेली अपलोड कराना नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि मैं अगर डेली भेजता भी रहूंगा तो वो लोग, उनके पास इतना काम होता है, वो अपलोड नहीं कर पाएंगे। दूसरा, लगभग मान लिया आपकी 20 से 22 क्लास हुई या 25 से 30 क्लास आपकी हो गई, ठीक है, वो उस सेक्शन में अपलोड कराना, इतनी ज्यादा नोट्स हो जाएंगे ना, ठीक है, फिर समझ में नहीं आता है कि कौन सा चैप्टर क्या है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही मैं नोट सारे इकट्ठे करके एक साथ अपलोड करा दूँ, ये ज्यादा अच्छा रहता है। डेली डेली का कराना ना, उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन पर आ जाओ। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। अंडर माइक्रोस्कोप फेराइट अपीयर्स एज, ठीक है, और ये आपका एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। व्हाइट, लाइट, डार्क, और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। अंडर माइक्रोस्कोप फेराइट अपीयर्स एज। ठीक है, वेरी गुड मुकेश। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। तो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि अगर हम परलाइट की बात करते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो परलाइट आपको कैसा दिखाई देता है? परलाइट आपको दिखाई देता है डार्क। माइक्रोस्कोप से देखने पर परलाइट हमें कैसा दिखता है? डार्क दिखता है। और फेराइट की जब हम बात करते हैं तो फेराइट आपको कैसा दिखता है? ये आपको लाइट दिखता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बी पार्ट हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देखने पर फेराइट हमें कैसा दिखता है? लाइट दिखता है। एक छोटा सा डायग्राम बनाकर मैंने इसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रेन्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है। ये ग्रेन्स हो गए, फिर ग्रेन्स बाउंड्रीज बनती है, ठीक है, और बीच बीच में ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं? परलाइट डार्क होता है। और अगर हम फेराइट की बात करते हैं तो ये आपको लाइट दिखता है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी पार्ट हमारा कैसे हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड बाय नेक्ड आई, ठीक है, एटॉमिक, माइक्रो, ग्रेन और मैक्रो। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसे आप सीधा आंखों से देख सकते हो? इसमें आपको किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये एटॉमिक होता है, माइक्रो होता है या ग्रेन होता है? स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड बाय नेक्ड आई। तो मैंने बच्चे आपको स्ट्रक्चर बताए थे, माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, मैक्रो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जब डिटेल में जाकर हम किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो उसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे हम बीसीसी की बात कर रहे हैं, एफसीसी मैंने आपको बताया, 7 तरह की शेप्स होती हैं, ये मैंने आपको बताया।
ये सभी जो पार्ट होता है क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए होता है और इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप देखोगे, डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, नेक डाई से आप जो देख सकते हो ये कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ये मैक्रो स्ट्रक्चर होते हैं, ये मैक्रो स्ट्रक्चर होते हैं और इनके लिए किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक डाई से आप जो देख सकते हो ये मैक्रो स्ट्रक्चर होते हैं और इनके लिए किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। इस क्वेश्चन के लिए अपना डी पार्ट बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है सर, आज मेरा बैच खत्म हो रहा है, प्लीज बैच बढ़ा दीजिएगा प्लीज। सौरभ ठीक है, मैं ये आपकी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं पूछता हूँ कि अगर इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं वो लोग या नहीं कर सकते हैं, ताकि आपका पुराना बैच है, लगभग 1 साल होने ही वाला है, वैलिडिटी 1 साल की होती है। फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ, मैं तो सिर्फ बोल ही सकता हूँ, बाकी तो सारा डिसीजन उनके हाथ में ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द एमोर्फस मटेरियल। ठीक है, आपके सामने कुछ मटेरियल लिखे हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा एमोर्फस मटेरियल है। ठीक है, कौन सा एमोर्फस मटेरियल होगा। ठीक है, एमोर्फस मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, ठीक है, इस तरह से रेगुलर और एक सही ढंग से नहीं होता है, इनके बीच में गैप ज्यादा होते हैं। ठीक है, मान लिया ये एटम हो गया और ये यहाँ पर क्या है, खाली स्थान है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है और इसे हम क्या बोल लेते हैं, वॉइड्स। तो इसमें वॉइड्स ज्यादा होते हैं। एमोर्फस मटेरियल की अगर हम बात करेंगे, इसकी डेंसिटी भी कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, तो एमोर्फस मटेरियल आपसे पूछा गया है, कुछ मटेरियल आपके सामने गिवन है, इनमें से आपको बताना है कि एमोर्फस मटेरियल क्या होता है। तो ये बच्चे मैंने सीधा आपको बताया था कि अगर एमोर्फस मटेरियल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर ग्लास ऑप्शन सी पार्ट हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहने वाला है। वेरी गुड मुकेश सौरभ, सी पार्ट इस क्वेश्चन के लिए अपना बिल्कुल ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स इज स्टडीड बाय। ठीक है, मेटल्स का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी हम किस तरह से करते हैं, मेटलोग्राफिक टेक्निक से, एक्सरे टेक्निक से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से या हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप से। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी किस तरह से की जाती है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे इंजीनियरिंग मटेरियल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मोस्टली जो यूज किए जाते हैं ये आपके क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं। ठीक है, और क्रिस्टलाइन मटेरियल की अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके लिए एक्सरे टेक्निक की हेल्प ली जाती है। ठीक है, तो बी पार्ट यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब एक्सरे टेक्निक से देखा गया तो हमें 7 क्या मिलती हैं, शेप्स मिलती हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। 7 टाइप की हमें शेप्स मिली जिसे हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और 14 टाइप्स का हमें क्या मिलता है, 14 टाइप्स का हमें एटॉमिक अरेंजमेंट मिलता है। 14 टाइप का एटॉमिक अरेंजमेंट हम लोगों को मिलता है। तो हम अभी इसी पॉइंट की ही बात कर रहे थे। ठीक है, और इसमें से कुछ शेप्स मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ एटॉमिक अरेंजमेंट मैं आपको बता चुका हूँ और कुछ पार्ट बचा हुआ है, आज हम उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारा मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह से एटम होते हैं। देखिए यहाँ पर एटम है, अब इन एटम के बीच में क्या है, खाली स्थान है। तो ये सारी चीजें, यूनिट सेल जो होती है इससे हम डेंसिटी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी कैलकुलेशन करने में भी हेल्प मिलती है। भाई ये तो एटम हो गया, एटम है तो एटम के पास मास होगा। ठीक है, यहाँ भी एटम है, इसका भी मास होगा, लेकिन बीच में जहां पर खाली स्थान है तो यहाँ क्या है, यहाँ कोई भी मास नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमने बॉडी के सेंटर पर एक एटम डाल दिया, हमने फेस पर एटम डाल दिया। ठीक है, और इन सबके अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये सारे पॉइंट मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, यूनिट सेल क्या होती है क्यूबिक सिस्टम के लिए, क्यूबिक सिस्टम के लिए मैंने आपको बताया इसका नाम ही क्या है, क्यूब। और हम सभी जानते हैं क्यूब के बारे में कि इसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, क्यूब की ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, यानी कि इसकी हाइट भी तीनों बराबर होगी।
और हमें देखने से पता लग रहा है कि हर एक के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा कितना रहने वाला है, 90 डिग्री रहने वाला है। ठीक है, एंगल हम किस तरह से देखते हैं, साइड्स के बीच में देखते हैं, ये इसकी साइड से रहने वाली है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, इंटर एक्सियल एंगल्स इन्हें बोला जाता है। और अगर ए बी सी जो इसकी साइड से इन्हें हम क्या बोलते हैं, लैटिस पैरामीटर बोला जाता है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, अगर अपने सिलेबस की बात करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमें जो पढ़ना होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, हमें जो पढ़ना होता है क्यूबिक सिस्टम हमें देखना है और साथ ही साथ हेक्सागोनल सिस्टम हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से ही हम बात करते हैं। बाकी की जो शेप्स होती हैं ये आपकी मिनरल्स के लिए होती हैं, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाकी वहां भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। मेन पार्ट केमिस्ट्री में इसका होता है। तो क्यूबिक सिस्टम में आपको बता चुका था। ठीक है, टेट्रागोनल सिस्टम की हम बात कर चुके थे। ठीक है, और तो रोम्बिक सिस्टम की हम बात कर चुके थे पिछली क्लास में, रोम्बोहेड्रल सिस्टम की हम बात कर चुके थे। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हेक्सागोनल सिस्टम की। और आपके सामने एक फिगर गिवन है, ये किसके लिए है, हेक्सागोनल सिस्टम के लिए है। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चे, अगर हेक्सागोनल सिस्टम की हम बात करेंगे तो हेक्सागोनल सिस्टम के लिए दो साइड्स बराबर रहने वाली हैं। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली अगर हम बात करें, ये भी ए होता है, ये साइड ए, ये ए। ठीक है, अगर अंदर भी जाकर आप देखोगे, यहाँ पर एक एटम रखा हुआ है, इस एटम से इस एटम की अगर आप देखोगे डिस्टेंस, ये भी कितनी होगी, ए होगी, ये भी ए होगी। बस जो डिफरेंस आता है, एक साइड इसमें कितनी होती है, सी होती है। ठीक है, इसकी अगर हाइट की बात करोगे तो ये कितना रहने वाली है, ये सी रहने वाली है। ठीक है, तो इसके केस में दो साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, मैंने कहा ए इक्वल टू बी रहेगा बट नॉट इक्वल टू सी, यानी कि एक साइड इसकी अलग होती है। ठीक है, हेक्सागोनल के लिए आपको याद रखना है, ए इक्वल टू क्या है, बी, और एक क्या है, सी। सी इसकी हाइट है और आप क्लियरली इस फिगर से देख सकते हो कि सी ए और बी के बराबर नहीं। क्लियर है। चलिए, अगर एंगल की आप बात करोगे तो दो एंगल यहां पर 90 डिग्री के होते हैं, और अगर एक एंगल की आप बात करोगे तो एक एंगल 120 डिग्री का रहता है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और गामा की आप बात करोगे तो एक एंगल यहां पर 120 डिग्री का रहने वाला है, 120 डिग्री का रहने वाला है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि हेक्सागोनल सिस्टम जो है ये हमारे सिलेबस में है, तो इसे आगे चलकर हमें डिटेल में पढ़ना है। यहां से कुछ कैलकुलेशन हमें करनी है, कुछ पॉइंट्स हमें समझने हैं, तो इसे डिटेल में हम आगे जाकर पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको इसके साइडों के बारे में और एंगल के बारे में याद रखना है। दूसरा, क्यूबिक सिस्टम भी क्या है, ये भी हमारा सिलेबस में है, तो इसे आगे चलकर डिटेल में हम पढ़ लेंगे। और यहाँ से जो पॉइंट्स निकल कर आते हैं वो हमारे बहुत ज्यादा काम के होंगे, क्योंकि इनके द्वारा ही हम प्रोडक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट हमें समझ में आ जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ब्रिटलनेस क्या होती है, ब्रिटलनेस क्यों आती है। ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कार्बन का एडिशन हम करते हैं, हार्डनेस किस तरह से इंक्रीज करती है। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी कैसे इंप्रूव और डिक्रीज कर सकती है। तो ये तीन स्ट्रक्चर हमें, ठीक है, कौन कौन सा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और साथ ही साथ हेक्सागोनल वाला जो है ये हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और इनकी हेल्प से ही सारी प्रोडक्शन को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ याद रखिएगा साइडों के बीच में रिलेशन, एंगल के बीच में रिलेशन, बाकी के जो मेन पॉइंट्स है वो हम आगे चलकर पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो बच्चे अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक ही स्ट्रक्चर हमारे सामने है। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं SH, यानी कि सिंपल हेक्सागोनल। ठीक है, इसका एक ही स्ट्रक्चर होता है, कौन सा, इसे हम बोलते हैं SH, और ये आपका हो जाता है सिंपल हेक्सागोनल। ठीक है, SH, और इसे हम बोलते हैं S4 सिंपल, S4 सिंपल और H4 हेक्सागोनल। तो ये हमारा हो जाता है सिंपल हेक्सागोनल। और इससे पहले 10 स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। ठीक है, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा 11वां स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 10 था, और अगर इसकी आप बात करोगे ये 11वां स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, शेप की अगर आप बात करोगे तो ये कौन सी शेप है, 5 शेप है। ठीक है, 5वीं शेप है, और स्ट्रक्चर कौन सा है, ये आपका 11वां स्ट्रक्चर हो जाता है। चलिए, इसके बाद बच्चे अगर आप बात करोगे तो आपका आता है इसमें मोनोक्लिनिक सिस्टम। ठीक है, ये आपका होता है मोनोक्लिनिक सिस्टम।
अच्छा, अगर याद करने की आप बात करोगे कि सर किस तरह से आसानी से याद रखें, देखिएगा, अगर मोनोक्लिनिक की आप बात करोगे और ट्राइक्लिनिक की आप बात करोगे तो दोनों में ही साइडें बराबर नहीं है, ठीक है। ए ना तो बी के बराबर है ना ही सी के बराबर है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों ही साइडें अलग अलग रहेंगी, ठीक है। मान ली मैंने कहा कि एक 2 है, एक 4 है, एक 5 है, तो तीनों ही साइडें अलग हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मोनोक्लिनिक की बात करोगे तो यहां पर क्या है, तीनों ही साइडें अलग हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अगर ट्राई क्लिनिक की बात करोगे तो यहां पर भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। चलिए, तो मोनोक्लिनिक सिस्टम में सबसे पहले आपने देखा, ठीक है, कि यहां पर साइडें बराबर नहीं होती है, ठीक है। ए अलग होगा, बी अलग होगा और सी अलग रहने वाला है। दूसरा, अगर एंगल की आप बात करोगे तो यहां पर दो एंगल तो होते हैं 90 डिग्री और एक एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। और ये इंफॉर्मेशन काफी काम की है क्योंकि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। सबसे पहला, साइडें तीनों क्या है, अलग अलग है। मान लिया मैंने कहा ये ए है, ये अंदर वाली बी है, ये सी है, ठीक है, तीनों ही क्या है, अलग अलग है। अगर एंगल की आप बात करोगे तो एंगल अल्फा क्या है, नॉट इक्वल टू 90, एंगल अल्फा 90 के बराबर नहीं है। लेकिन अगर एंगल बीटा की बात करोगे ये भी 90 होता है, गामा की बात करते हो तो ये भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, अगर इसके एटॉमिक अरेंजमेंट की आप बात करते हो तो आपके सामने दो फिगर है, यानी कि दो तरह से इसका एटॉमिक अरेंजमेंट हो सकता है। कैसे कैसे, अगर पहले की आप बात करोगे तो आपने देखा कि सर इसके 8 कॉर्नर हैं, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कॉर्नर हैं और हर एक कॉर्नर पर एक एटम रखा हुआ है। ऐसा तो सिंपल के केस में होता है। नाम इसका क्या है, मोनोक्लिनिक। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, SM। मैं इसको बोल सकता हूं SM। और SM की अगर फुल फॉर्म की बात करोगे तो SM का मतलब क्या है, S फॉर सिंपल, S फॉर सिंपल और M फॉर मोनोक्लिनिक, S फॉर सिंपल एंड M फॉर मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया SM यानी कि सिंपल मोनोक्लिनिक। दूसरा आपने देखा कि इसके यहां पर एटम रखा हुआ है, यहां पर एटम रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा तो एंड के केस में होता है, तो ये आपका होता है ECM, ECM, ठीक है। ये आपका कौन सा है, ECM, ठीक है। और ECM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक सिस्टम, एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक सिस्टम, एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक सिस्टम, ठीक है। एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, एटॉमिक अरेंजमेंट है। और ये हमने पाया कि ये 12वां एटॉमिक अरेंजमेंट है और ये कौन सा है, 13वां एटॉमिक अरेंजमेंट है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, एटॉमिक अरेंजमेंट है। मोनोक्लिनिक सिस्टम के दो तरह से एटॉमिक अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक को हम बोलते हैं SM यानी कि सिंपल मोनोक्लिनिक और एक को हम बोलते हैं ECM यानी कि एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक सिस्टम, ठीक है। चलिए, इसके बाद बच्चे लास्ट में हमारा एक बचता है और जिसे हम बोलते हैं ट्राइक्लिनिक, ठीक है। और इसके अगर एटॉमिक अरेंजमेंट की बात करेंगे तो एक ही तरह से हो सकता है, ठीक है। कॉर्नर पर एटम रखे हुए हैं तो इसे हम बोलते हैं S और इसका नाम क्या है, ट्राइक्लिनिक। तो इसे लिख देते हैं ST और स्मॉल में R, ST और स्मॉल में R, ठीक है। क्योंकि T से क्या था, टेट्रागोनल भी था। अगर मैं सिर्फ यहां पर इसे T लिखता तो T क्या था, टेट्रागोनल भी था और T से ट्राइक्लिनिक भी है। तो मैंने साथ में क्या लिख दिया, TR लिख दिया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, ये है सिंपल, सिंपल ट्राइक्लिनिक, ये है सिंपल ट्राइक्लिनिक, ठीक है। सिंपल हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर पर एक एक एटम रखा हुआ है, तो इसी वजह से इसे सिंपल ट्राइक्लिनिक बोल रहे हैं। और ये आपका कौन सा है, 14th एटॉमिक अरेंजमेंट। रिलेशन की अगर आप बात करोगे तो ना ही तो इसकी साइडें बराबर रहने वाली है, ABC तीनों अलग रहेंगी, और साथ ही साथ इसका कोई सा भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। एंगल ना ही आपस में बराबर होते हैं ना ही 90 डिग्री के होते हैं। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ना ही आपस में बराबर है ना ही 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सिंपल ट्राइक्लिनिक के लिए, ठीक है। तो बच्चे हमने देखा कि टोटल हमें 7 तरह की शेप मिलती हैं, ठीक है, और उनके अंदर 14 टाइप से हमें एटॉमिक अरेंजमेंट मिलता है।
इसमें अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की आप बात करोगे तो मैं आपको बता चुका हूं, हमारे सिलेबस में जो है वो क्यूबिक सिस्टम है, हमारे सिलेबस में जो है वो हेक्सागोनल सिस्टम। क्लियर है? बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है? रिलेशन मैं आपको सारे बता चुका हूं, सारे रिलेशन आपके काम के हैं और सारे ही रिलेशन आपको यहां से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बिल्कुल रिपीटेशन में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे ही, और पहले भी यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए, इसके बाद बच्चे अगर बात करें तो तीन छोटे छोटे टर्म्स निकल कर आते हैं, आज हमको वही समझना है। ठीक है, क्योंकि उनकी आगे चलकर हमको काफी जरूरत पड़ने वाली है। तीन बहुत छोटे छोटे टर्म आपके आगे आते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले उन्हीं की हम बात करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला आज हम जानेंगे एवरेज नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं। एवरेज नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, और इसे कभी कभी शॉर्ट में लिख देते हैं एन फॉर नंबर, ए बी फॉर एवरेज। तो एन ए बी हमें क्या बताएगा? एवरेज नंबर ऑफ एटम। आज वो छोटे छोटे तीन पॉइंट हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये आपके आगे चलकर काम आने वाले हैं। सबसे पहला इसमें क्या है? एवरेज नंबर ऑफ एटम, एन एवरेज। ठीक है, दूसरा अगर आप इसमें बात करोगे तो दूसरा आपका इसमें आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा आपका इसमें आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। और तीसरा इसमें आता है ए पी एफ। ठीक है, क्या है? ए पी एफ, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एपीएफ, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, तीन बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एवरेज नंबर ऑफ एटम, जिसे हम बोलते हैं एन एवरेज। दूसरा मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर, और तीसरा मैंने आपको बताया एपीएफ, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। अब होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में क्या है, एक सिंपल, एक आपका क्यूबिक सिस्टम है और एक आपका हेक्सागोनल सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन हमें करनी है। ठीक है, इनके लिए हमें ये तीनों ही टर्म हमें निकालने पड़ते हैं। ठीक है, हर एक के लिए जितना भी हमने यहाँ पर एटॉमिक अरेंजमेंट देखा, हमने सिंपल क्यूबिक देखा, हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक देखा, हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक देखा, हमने सिंपल हेक्सागोनल देखा। ठीक है, तो इन सभी के लिए हमें एवरेज नंबर ऑफ एटम निकालने पड़ते हैं, इनका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ता है, इनका हमें एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। लेकिन निकालेंगे हम तब जब पहले नहीं समझेंगे, जब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही होगा। ठीक है, तो आप ही सबसे पहले मुझे बताइएगा इसमें एवरेज नंबर ऑफ एटम एन एवरेज क्या होता है। ठीक है, मेरा पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से ये है, देखते हैं कितने लोग जानते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं। एवरेज नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं एन एवरेज। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि एवरेज नंबर ऑफ एटम एन एवरेज से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज एन एवरेज? देखते हैं कितने लोगों को अभी तक याद है। एवरेज नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं? बोलो भैया, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं?
ठीक है, वेरी गुड विवेक। चलिए ठीक है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं और फिर मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट समझाता हूँ। चलिए पहले देखिएगा इसकी इंग्लिश क्या कहती है। एवरेज नंबर ऑफ एटम, एवरेज नंबर ऑफ एटम is defined as number of atom which originally belongs to a particular unit cell, पर्टिकुलर यूनिट सेल। ठीक है, अब बच्चे यहां पर हमने दो सिस्टम देखे हैं। एक सिस्टम हमारा होता है क्यूबिक सिस्टम और एक सिस्टम हमारा इसमें होता है हेक्सागोनल सिस्टम। बस एक बार आप इसे रीड कर लेना, बाकी मैं भी समझाऊंगा इसको पूरा। ठीक है, मैं इसे फॉर्मूला के द्वारा भी आपको समझाऊंगा कि अगर आप थ्योरेटिकली याद नहीं रख पाते हो चीजों को, ठीक है, तो सीधे फॉर्मूले की हेल्प से आप कैसे से निकाल सकते हो। दूसरा, मैं इसे आपको थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि एवरेज नंबर ऑफ एटम क्या होता है। ठीक है, क्या मैंने बोला है, एवरेज नंबर ऑफ एटम इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम विच ओरिजिनली बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर यूनिट सेल। ठीक है, और ये तीनों चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्यूबिक सिस्टम के लिए पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हेक्सागोनल सिस्टम के लिए भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं कि फॉर्मूले से आप किस तरह से इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर सीधे फॉर्मूले की हम बात करें तो एवरेज नंबर ऑफ एटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर आप पहले क्यूबिक सिस्टम की बात करें, क्यूबिक सिस्टम की अगर आप बात करते हो, अच्छा क्यूबिक सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं इसके कॉर्नर कितने हैं, एक क्यूब जो बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, एक क्यूब कोई रखा है, एक क्यूब है हमारे पास, एक क्यूब रखा हुआ है, ये क्यूब और कितने क्यूब से घिरा हुआ हो सकता है। भाई सिंपल सा मेरा क्वेश्चन ये है, एक क्यूब है हमारे पास, इस एक क्यूब के आसपास और कितने क्यूब हो सकते हैं। ठीक है, एक क्यूब आपके पास है, इस क्यूब के आसपास और कितने क्यूब हो सकते हैं। क्यूबिक सिस्टम, पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। क्यूबिक सिस्टम के लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है NC डिवाइडेड बाय 8 प्लस NF डिवाइडेड बाय 2 प्लस NI डिवाइडेड बाय 1। सर फॉर्मूला तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें NC क्या है, क्या है, NI क्या है, ये तो हमें नहीं समझ में आया। ठीक है, NC की बच्चे अगर आप यहां पर बात करोगे तो NC यहां पर होता है, NC की अगर आप बात करोगे तो NC यहां पर होता है नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम। NF की अगर आप बात करोगे तो ये आपका होता है नंबर ऑफ फेस एटम। ठीक है, NI की बात करोगे नंबर ऑफ एटम which are placed inside the unit cell। नंबर ऑफ एटम विच आर प्लेस्ड इनसाइड द यूनिट सेल। ठीक है, तो ये तो आपको होता है क्यूबिक सिस्टम के निकालने के लिए। दूसरा मैंने आपको बताया किसके लिए, हेक्सागोनल की हम बात करेंगे। ठीक है, हेक्सागोनल सिस्टम की हम बात करेंगे।
और हेक्सागोनल सिस्टम के लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है NC डिवाइडेड बाई 6 प्लस NF डिवाइडेड बाई 2 प्लस NI डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, और बाकी की जो कहानी है यानी कि इधर जो लिखा हुआ है ये दोनों के लिए सेम रहने वाले हैं। अगर NC की आप बात करोगे तो NC यहाँ पर नंबर ऑफ कॉर्नर एटम है। ठीक है, NF की बात करोगे तो NF यहाँ पर नंबर ऑफ फेस एटम है। NI की बात करोगे तो जितने एटम अंदर रखे हुए हैं उसकी बात करता है। ठीक है, चलिए अब समझिएगा थोड़ा सा बच्चे। एवरेज नंबर ऑफ एटम हमें क्या बताता है? एवरेज नंबर ऑफ एटम हमें बताता है कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम आते हैं। एवरेज नंबर ऑफ एटम हमें क्या बताता है यहाँ पर कि एक यूनिट सेल हमारे पास है, इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम आ सकते हैं। कैसे सर? ठीक है, देखिएगा, मान लिया कोई एक यूनिट सेल है आपके पास, डायग्राम में आपको दिखाता हूं एक बार पीछे करके। चलिए यहां समझिएगा, देखिएगा ये एक यूनिट सेल है हमारे पास, कौन सी है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि इसके कॉर्नर पर एटम रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से ये लाइनें पूरी मिला दोगे, ठीक है, मैंने ये लाइन अगर इस तरह से पूरी मिला दी, इस तरह से मैंने ये लाइनें पूरी मिला दी, ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ एटम क्या बताता है कि इस यूनिट सेल के अंदर कितना एटम आता है। ठीक है, कॉर्नर पर इसके एक एटम रखा हुआ है, लेकिन कुछ एटम का हिस्सा बाहर है, कुछ एटम का हिस्सा इस यूनिट के बाहर है और कुछ इसके अंदर है। तो जो बाहर वाला हिस्सा है उसकी काउंटिंग हम नहीं करते हैं। इस यूनिट सेल से जो बाहर एटम निकला हुआ है उसकी काउंटिंग हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वाले एटम की काउंटिंग करते हैं। एवरेज नंबर ऑफ एटम हमें क्या बताता है कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम हैं, या एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम का हिस्सा है। एटम जो होते हैं वो सभी शेप में बराबर मानकर चलते हैं, सभी की शेप स्फेरिकल मानकर चलते हैं। ठीक है, सभी कैसे हैं? बिल्कुल सिमेट्रिक है, एक जैसे हैं, सेम है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये हम मानकर चलते हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ एटम हमें क्या बताता है कि एक यूनिट सेल के अंदर कितना एटम का हिस्सा आता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया एवरेज नंबर ऑफ एटम का थ्योरी कि आप किस तरह से इसे देख सकते हो। दूसरा, फॉर्मूले की अगर आप बात करोगे तो क्यूबिक सिस्टम के लिए हमने लिखा कि एवरेज नंबर ऑफ एटम जो हम निकालते हैं, कॉर्नर पर जो एटम रखा हुआ है, ठीक है, मान लिया एक एटम कॉर्नर पर रखा हुआ है, ठीक है, एक एटम कॉर्नर पर रखा हुआ है, लेकिन उसकी शेयरिंग जो यूनिट सेल के अंदर आएगी वो 1/8 हिस्सा ही होती है। एक एटम जो कॉर्नर पर रखा हुआ है, ठीक है, एक यूनिट सेल के अंदर उसका सिर्फ 1/8वां हिस्सा ही आ पाता है। कैसे? देखते हैं एक डायग्राम और। चलिए इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो अरेंजमेंट होगा ये 3D अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा, यानी कि इसके सामने भी इसी तरह की एक यूनिट सेल होगी। ठीक है, तो चारों तरफ यूनिट सेल होगी। अब देखिएगा, ये अंदर वाला एटम कंसिडर करना, ठीक है, ये वाला एटम जो है मैं इसे थोड़ा सा अलग कलर से कर देता हूं, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये एक एटम है, ये एटम मैंने ले लिया, बीचों बीच एक एटम मैंने रख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि ये एटम कितनी यूनिट सेल से घिरा हुआ है, या इस एटम की जो शेयरिंग हो रही है वो कितनी यूनिट सेल के साथ हो रही है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि हम जो एवरेज नंबर ऑफ एटम निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं कि एक एटम की शेयरिंग कितने यूनिट सेल के साथ होती है। ठीक है, और फॉर्मूले में निकल कर आया कि एक एटम की शेयरिंग 8 यूनिट सेल के साथ होती है, तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, एक एटम को 8 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कैसे? देखिएगा, ये अंदर वाला जो एटम मैंने लिया, ये जो एटम है, इस एटम का कुछ हिस्सा पीछे वाली एक वो है, ठीक है, पीछे वाली यूनिट सेल है इधर ऊपर की तरफ, यहां पर गया। ठीक है,
एक इसके आगे यूनिट सेल होगी, वहां पर गया, ठीक है। एक इसी तरह इधर पीछे वाली यूनिट सेल होगी 3, एक इसी तरह आगे वाली यूनिट सेल होगी 4, इसी तरह एक यूनिट सेल पीछे की तरफ है, एक यूनिट सेल उसके आगे की तरफ है, इसी तरह एक यूनिट सेल पीछे की तरफ है, एक यूनिट सेल आगे की तरफ है, ठीक है। तो एक एटम की शेयरिंग जो हो रही है वो 8 यूनिट सेल के साथ हो रही है। हमने देखा कि एक एटम जो है, एक एटम की शेयरिंग 8 यूनिट सेल के साथ हो रही है। तो मैं अगर कहूं कि एक यूनिट सेल के हिस्से में, एक यूनिट सेल के हिस्से में, एक यूनिट सेल के हिस्से में एक एटम का कितना हिस्सा आया, तो 1/8वां हिस्सा आता है। कॉर्नर पर जो एटम रखे हुए होते हैं यूनिट सेल के, ठीक है, क्या है, कॉर्नर पर जो एटम रखे हुए हैं, हमने देखा कि एक एटम 8 जगह बटा होता है। एक एटम जो होता है वो 8 जगह बटा होता है, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में एक एटम का कितना हिस्सा आता है, 1/8वां हिस्सा आता है। भाई सिंपल सी कहानी है, ठीक है। आपके घर में 4 मेंबर हैं, आपके घर में 4 मेंबर हैं, ठीक है। एक आम आता है, ठीक है, घर में एक मैंगो आता है, ठीक है, सभी को देना है, तो कितना कितना दे दोगे, 25वां हिस्सा, ठीक है, 0.25 0.25 0.25 0.25। एक घर में कोई फल आता है, 4 लोग हैं, सभी को कितना दे दोगे, 1/4 1/4 1/4, ठीक है। एक मेंबर ये, एक मेंबर ये, एक मेंबर ये, एक मेंबर ये, 1/4 मिला, इसे 1/4 मिला, इसे 1/4 मिला, इसे 1/4 मिला, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या देखा कि एक एटम जो है वो 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ है, ठीक है। एक यूनिट सेल ये पीछे वाली, एक यूनिट सेल इसके आगे वाली, इसी तरह एक यूनिट सेल ऊपर आगे वाली, एक ये वाली, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये एक, यहाँ पर ये एक, इसी तरह यहाँ पर एक, यहाँ पर ये एक। तो हमने देखा एक एटम जो है वो 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो 8 यूनिट सेल कितने की शेयरिंग कर रही है, एक एटम की, ठीक है। एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा, 1/8वां आएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में हमने क्या लिखा है कि नंबर ऑफ कॉर्नर एटम जो होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम जो होते हैं इसे 8 से हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए, इसी तरह से हेक्सागोनल में जो होता है, एक एटम 6 यूनिट सेल से घिरा होता है। जब आप हेक्सागोनल सिस्टम की बात करोगे तो एक एटम जो होगा वो 6 यूनिट सेल से घिरा होगा, तो यहां पर आपने 6 से डिवाइड कर दिया। बहुत सिंपल है। चाहे एवरेज नंबर ऑफ एटम क्या बताता है कि एटम के कितने हिस्से एक यूनिट सेल के अंदर आते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। कॉर्नर पर जो एटम रखे होते हैं उसका 8वां हिस्सा आता है, फेस पर जो एटम रखे होते हैं उसका आधा हिस्सा आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बॉल हमने ली और उस बॉल को हमने बीच में से काट दिया, ठीक है, तो आधा हिस्सा बाहर की तरफ है, आधा हिस्सा अंदर की तरफ है। आधा हिस्सा किधर है, आधा हिस्सा तो यूनिट सेल के अंदर चला गया ना। भैया आपने एक एटम लिया, एक एटम को बीच में से काट दिया, ठीक है, तो आधा हिस्सा अंदर, आधा हिस्सा बाहर, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, क्योंकि आधा हिस्से उसके अंदर आने वाला है, आधा हिस्सा बाहर रहेगा। बाहर वाले से हमें मतलब नहीं है, हमें काउंटिंग करनी है कि यूनिट सेल के अंदर कितना आने वाला है। तो फेस पर जो आता है उसका आधा हिस्सा आता है, कॉर्नर पर जो एटम होते हैं उसका 1/8 हिस्सा आता है। और अगर आप अंदर वाले की बात करते हो, Ni की बात करते हो, तो जो हमने उसके बीचों बीच रख दिया, ठीक है, हमने हमारी जो यूनिट सेल थी, ठीक है, आपकी जो यूनिट सेल थी, इस यूनिट सेल के बीचों बीच आपने एक एटम रख दिया, ठीक है, यूनिट सेल के बीचों बीच एटम रख दिया, तो इसकी तो पूरी शेयरिंग हो गई ना। भैया आपने उसके सेंटर में जो रखा है उसकी शेयरिंग तो पूरी होती है, इसलिए क्या करते हो, 1 से डिवाइड करते हो। तो कॉर्नर पर जो एटम रखे होते हैं उसे 8 से डिवाइड करते हो, फेस पर जो रखे होते हैं उसकी आधी शेयरिंग होती है, और उसके अंदर जो रखा होता है वो पूरा का पूरा उसी का होता है। ये कोई यूनिट सेल थी, ये कोई यूनिट सेल है, ठीक है, मैंने इसके अंदर एक एटम रख दिया, मैंने इसके अंदर एटम रख दिया, भाई इसके अंदर रखा हुआ है, इसके अंदर रखा हुआ है, तो इसका पूरा अपना हो गया ना। जो फेस पर रखे हुए हैं वो इसके आधे होते हैं, इसके अंदर जो रखा हुआ है उसका पूरा होता है, इसके कॉर्नर पर जो रखे होते हैं वो कितने होते हैं, एक एटम की अगर आप बात करोगे तो ये कितना होता है, 1/8 इसके अंदर जाता है, बाकी का बाहर चला जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से आप निकालते हो एवरेज नंबर ऑफ एटम। बाकी सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए मैं सभी के लिए निकलवा कर दिखाऊंगा, तब आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। इसी तरह से हेक्सागोनल सिस्टम के लिए NC डिवाइडेड बाई 6, NF डिवाइडेड बाई 2, NI डिवाइडेड बाई 1, ये होता है आपका एवरेज नंबर ऑफ एटम। क्या हमें बताता है? एवरेज नंबर ऑफ एटम इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम विच ओरिजिनली बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर यूनिट सेल। ठीक है, कितने एटम उसी यूनिट सेल का हिस्सा होते हैं, ये हमें बताता है एवरेज नंबर ऑफ एटम। इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम विच ओरिजिनली बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर यूनिट सेल। बोलो भाई, एवरेज नंबर का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बाकी एवरेज नंबर ऑफ एटम निकालना मैं आपको सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए और साथ ही साथ आपका हेक्सागोनल के लिए, ये चारों के लिए निकालकर दिखाऊंगा। वहां पर जाकर आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। समझाना जरूरी है, मैं सीधा भी लिख सकता था, लेकिन जब तक आपका दिमाग खुलेगा नहीं, तो जो सब्जेक्ट की बारीकियां हैं, ठीक है, जो चीजें मैं आपको ऑब्जर्व कराना चाहता हूं, वो आप ऑब्जर्व कर लोगे तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, सीधा भी मैं आपको लिखा सकता था कि सिंपल क्यूबिक के लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम इतने होते हैं, बॉडी सेंटर्ड के लिए इतने होते हैं, फेस सेंटर्ड के लिए इतने होते हैं, हेक्सागोनल के लिए इतने होते हैं। ये बात मैं आपको सीधी भी बता सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसलिए आपको बताया है ताकि आपके दिमाग में यूनिट सेल और एटॉमिक अरेंजमेंट चलने लगे। और अगर यूनिट सेल और एटॉमिक अरेंजमेंट आपको दिखने लगेगा, तो जो आगे चलकर मैं आपको बातें बताने वाला हूं वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें ब्रिटलनेस को रिलेट करना है, हमें डक्टिलिटी को रिलेट करना है, हमें टफनेस को रिलेट करना है। ठीक है, तो अगर ये चीज अभी से आपके दिमाग में चलने लगेगी, तो वहां पर सब्जेक्ट को समझना और भी आसान होता रहेगा। बोलो भाई, एवरेज नंबर ऑफ एटम आपको समझ में आया या इसमें कहीं डाउट है? ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या इसमें कहीं डाउट है? जल्दी से बताओ, फिर बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है ललित। प्लीज। ठीक है सौरभ, मैं इसके लिए बात करूंगा। देखिए सर से ये डिसीजन मेरे हाथ में नहीं होता है। ठीक, मैं बात करता हूँ, अगर वो इसमें कुछ करा पाते हैं मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए देखते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की। चलिए एक बार देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा इसकी इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश क्या होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर
is defined as the number of nearest and equidistant atom surrounding an atom under consideration. ठीक है, क्या हमें बताता है, पढ़ो एक बार इसे। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट एंड इक्विडिस्टेंट एटम सराउंडिंग एन एटम अंडर कंसिडरेशन। सर ये क्या होता है बच्चे? कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे चेक करोगे? ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आप ऑब्जर्व करने के लिए क्या करोगे, आप एक एटम लोगे सबसे पहले। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, आप एक एटम लोगे। देखिए एटम मैं बना देता हूं, लेकिन अगर एटम की आप बात करोगे ना तो एटम क्या है, ये सारा अंदर से भरा होगा। ये क्या है, इसके अंदर मास होता है, एटम के अंदर ही क्या होता है, मास होगा। जो एटम बनाते हैं ना इसके अंदर क्या है, मास है, इस तरह से है पूरा। और एटम के जो बाहर है वो क्या है, खाली जगह है। ये एटम मैंने बनाया यानी कि यही मास है। एक एटम मैंने बनाया, यहाँ पर क्या है, इसके अंदर पूरा मास है। एक एटम ये बनाया, एक एटम ये बनाया, तो इसके अंदर मास होगा। यहाँ बीच में जो खाली जगह है ना वो एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, तो इसी से ही हम डेंसिटी कैलकुलेशन करते हैं कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, किसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो एटम, आप ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया था इसे दिमाग में रखकर चलना। असली जो प्रॉपर डायग्राम होते हैं ना ये होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये एटम है, मास है और अंदर क्या है, इसके खाली जगह है। तो जब भी मैं एटम बनाऊंगा तो आप ये इमेज दिमाग में डाल लेना कि इसकी बात हो रही है। चलिए, क्या बच्चे मैंने आपको बताया, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम एक एटम लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने एक एटम लिया और इसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग एन एटम अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, यानी कि जिस एटम के पास हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने वाले हैं, हमने सबसे पहले एक एटम सेलेक्ट किया। ठीक है, अब इस एटम को सेलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि इसके सबसे नजदीक कितने एटम हैं। मान लीजिए ये एटम मैंने कहा कि r डिस्टेंस पर है, ये एटम 2r डिस्टेंस पर है। एक एटम कितने डिस्टेंस पर है, 2r पर है। तो हमें 2r पर नहीं लेना है, हमें कौन सा लेना है, नियरेस्ट, जो सबसे इसके पास है। तो एक एटम हमें लेना है और उसके पास इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि इसकी डिस्टेंस भी r होनी चाहिए, इसकी डिस्टेंस भी r होनी चाहिए, इसकी डिस्टेंस भी r होनी चाहिए। ठीक है, सभी की डिस्टेंस बराबर हो, पास हो, ऐसे कितने एटम होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर समझना बहुत आसान है। आपको एक एटम उठाना है और उस एटम के सबसे नजदीक, नियरेस्ट एंड इक्विडिस्टेंट, यानी कि अगर कोई r पर है तो r पर ही ऐसे कितने एटम हैं वो क्या बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। ठीक है, एक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। फिर से सुनिएगा, कैसे निकालोगे, आप देखोगे एक एटम आप उठा लोगे। ठीक है, उस एटम को उठाने के बाद उसके सबसे पास इक्वल डिस्टेंस पर कितने एटम होंगे सभी की आप काउंटिंग कर लोगे और वही क्या बताएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। ठीक है, जैसे इसकी आप बात करोगे तो ये हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि ये दूर है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि ये है 1.5r, तो ये भी काउंट नहीं करना है क्योंकि r सबसे नजदीक है। तो r पर एक एटम है, r पर 2 एटम है, 3 एटम है, 4 एटम है। ठीक है, तो 4 क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सबसे आसान, कैसे निकालेंगे, एक एटम उठाएंगे, एटम के सबसे नजदीक बराबर दूरी पर जितने एटम रखे होंगे वही क्या बताएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता देगा।
कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट एंड इक्विडिस्टेंट एटम सराउंडिंग एन एटम अंडर कंसिडरेशन। ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, चलिए तीसरा आपका बचता है इसमें एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तीसरा आपका इसमें बचता है एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। सर इतना टाइम क्यों दे रहे हैं हम इन चीजों को, सीधा क्यों नहीं पढ़ लेते? सीधा इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि दिमाग खुलेगा, चीजें समझना आसान हो जाएगा। हीट ट्रीटमेंट कराया, हीट ट्रीटमेंट कराने से क्या चेंजेस आए? हार्डनिंग होती है, टेम्परिंग होती है, नॉर्मलाइजिंग होती है, एनलिंग होती है। ठीक है, ग्रेन ग्रोथ क्या होती है, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सरफेस हार्डनेस कैसे इंक्रीज करते हैं, ऐसा क्या होता है कि सरफेस की हार्डनेस इंक्रीज कर जाती है। तो ये सारी चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा इन चीजों को बारीकी से समझें। इसलिए मैं इन चीजों पर टाइम दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका दिमाग खुले, एटम आपके दिमाग में चलने लगे। एटम दिमाग में चलेगा तभी चीजें समझना आसान होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, हम बात कर रहे हैं एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की। ठीक है, तीसरा हम बात कर रहे हैं एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, चलिए तो क्या होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर? is defined as the ratio of volume occupied by the average number of atom to the volume of unit cell। क्या होगा? APF is equal to volume occupied by an average to the volume of unit cell। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चे यहाँ पर क्या करना है? ठीक है, देखिए एटम को हम कैसा मानकर चल रहे हैं? स्फेरिकल मानकर चल रहे हैं। और मैंने कहा कि ये क्या है? एटम की रेडियस आर। एक एटम की अगर वॉल्यूम की मैं बात करूंगा कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, किसी स्फीयर की वॉल्यूम ऐसे ही हम निकालते हैं। तो एपीएफ आपका हो जाएगा एन एवरेज इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अभी के लिए इतने ही रखते हैं। और क्या होती है, क्या इसका मतलब है, ठीक है, क्यों देखते हैं, सभी की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही देखिएगा, बाकी इसका डिस्कशन कल पूरा करेंगे। और कल ही हम जान लेंगे सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और आपका हेक्सागोनल प्लेन के बारे में। चलिए यहाँ तक एक बार मुझे बताइएगा किसी पॉइंट में अगर कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, बाकी से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एपीएफ को, क्योंकि टाइम आपका हो चुका है, 2:56 आपकी हो चुकी है, 4 मिनट बची है, पूरा नहीं हो पाएगा, टॉपिक आपका बीच में ही रुक जाएगा। तो यहाँ तक मुझे बताइएगा कि सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है?
हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझते चलो, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीजें समझ में आएंगी तो आगे की रास्ता बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चले जल्दी से मुझे यहाँ तक बताओ एक बार किसी पॉइंट में अगर कंफ्यूजन है तो, बाकी आज की कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। बोलो बच्चों, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हो। ऑल क्लियर सर? ठीक है, चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, और मिलेंगे अगली क्लास में सेम टाइम पर। एपीएफ से स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सौरभ, मैं आपकी जो ठीक है रिक्वेस्ट है मैं इसे आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि ये सारा डिसीजन उनके हाथ में ही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम पर, ठीक है, मटेरियल साइंस के साथ। ठीक है बच्चे फिर।